के बीच स्वागत कीजिए दिल्ली की शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी का, और उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव जी। बहुत बहुत स्वागत है और आतिशी जी का तालियों के साथ स्वागत। मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो जोरदार तालियों के साथ आतिशी जी का स्वागत कीजिए आप लोग। आतिशी जी के बारे में हम बता दें आपको कि ये एक नहीं दो नहीं कई सारे मंत्रालय संभाल रही हैं दिल्ली सरकार में। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पावर, यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार एक तरह से आप संभाल रही हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की एब्सेंस में तो संभाल ही रही थी, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए, यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट सिचुएशन जो सबसे पहले हमने देखी थी टीवी पे, जब जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को। तो वो जो आपकी और मनीष सिसोदिया की वो रूम के अंदर तस्वीर थी, जब आप वॉच कर रहे थे लाइव कि कोर्ट क्या जजमेंट सुनाएगा, तो वो मोमेंट कैसा था? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से बहुत संघर्ष के दौर से गुजरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारी पार्टी को टारगेट किया, हमारी सरकार को टारगेट किया, मुझे लगता नहीं है कि इस देश के इतिहास में किसी पार्टी किसी सरकार को इतना टारगेट और विक्टिमाइज किया होगा जितना आम आदमी पार्टी को किया गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, हमारे सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर दिया गया, और आखिरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया, पीएमएलए, जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, वो ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून है। तो जिस दौर से हम पिछले 2 साल से गुजरे, जिसमें एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, लंबे लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि जब आखिरकार इस दौर का अंत आया है, और वो भी पिछले 1 महीने में ही आया है, तो स्वाभाविक बात है कि हम खुश तो होंगे ही। और अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, पर्सनली हम सबके मेंटर भी हैं, हम सबको राजनीति में लाने वाले भी अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का फैसला आया, स्वाभाविक बात है कि सिर्फ मैं नहीं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और मुझे लगता है दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति उतना ही खुश था जितने मैं और मनीष सिसोदिया जी खुश थे। आतिशी, देखिए, जो विपक्ष है ना जी, वो हमेशा ये कहता है कि भाई जेल में थे, अब बेल पर हैं, खुशी किस बात की, जश्न किस बात? ये बहुत मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से, क्योंकि ये तथाकथित शराब घोटाला, ये फर्जी केसेस पिछले 2 साल में शुरू हुए, तो पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर डिबेट में एक ही बात कहते थे कि अगर ईमानदार है और कुछ नहीं किया तो जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही, जमानत क्यों नहीं मिल रही। अब जब जमानत मिल गई है तो कहते हैं जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। अब बताइए, आप ट्रायल आप शुरू नहीं करेंगे। 2 साल हो गए जब से ये केस रजिस्टर हुआ है। 2 साल में इन्होंने हजारों रेड कर दी, सैकड़ों अफसरों को लगा दिया ईडी और सीबीआई की। 2 साल में अभी तक 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज। सो ऑब्वियस है, वो तो मुकदमा शुरू ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मुकदमा शुरू होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, 2 मिनट भी केस टिकने वाला नहीं है। तो देखिए, इस स्टेज पर बेल के अलावा कोर्ट दे क्या सकता है? और हमारे साथी हैं मेरे दोस्त सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही थी जो मैं हमेशा कोट करती हूँ। उनसे भी किसी ने यही पूछा था कि जी बेल ही तो मिली है, तो कहते हैं जज और क्या दे सकते हैं, अपनी किडनी तो नहीं दे सकते ना, बेल ही दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आतिशी की नैतिकता की बात पे सवाल उठाती है बीजेपी। वो कहती है कि नैतिकता किस बात की? वो तो कह रहे थे कि शोध भी होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। वो ये भी कहते हैं कि ये अभी फिलहाल ये सब चल रहा है, लेकिन वापस तो कन्विक्ट होना ही है, तो ये जश्न किस बात का? और पटाखों पे बैन लगाती है आपकी सरकार, और जब रिलीज होते हैं तो
जश्न मनाया जाता है पटाखों के साथ। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को चैलेंज करती हूं, आप ट्रायल शुरू तो करवाइए, आप मुकदमा शुरू तो करवाइए। 2 साल में 1 रुपए की रिकवरी आप कर नहीं पाए हैं, इसीलिए आप मुकदमा शुरू कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो सामने रखेंगे, कुछ तो एविडेंस रखेंगे, कुछ तो कहेंगे अगर भ्रष्टाचार हुआ है 1 रुपया तो कहीं से मिला होगा। दूसरी बात, आपको यह भी समझना है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोर्ट क्या कह सकता है? जितना कोर्ट कह सकता है उससे बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि यूपीए के दौर में ये कहा गया था केज्ड पैरेट हैं ये एजेंसीज। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं कि केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत थी, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन एजेंसीज को अबव बोर्ड होना पड़ेगा, तो इससे ज्यादा तमाचा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को क्या दे सकता है? अरविंद केजरीवाल का जब जिक्र होता है आतिशी, तो ये भी कहा जाता है कि वो टाइमिंग, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना, भाई जब जेल हुई थी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया? आप चूंकि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसलिए वो टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का इतिहास देखिए, 2014 से आज तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, वो सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके विधायक तोड़ती है, विधायक खरीदती बेचती है और अपनी सरकार बनाती है। ये ऑपरेशन लोटस करके भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, कर्नाटका में सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। तो ये लोकतंत्र का हनन है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां पर विधायक की खरीद फरोख्त नहीं हो पाई, वहां पर उन्होंने एक नया फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया कि जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, सरकार उसके माध्यम से गिराने की कोशिश करिए। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, और आप देखिए जिस समय अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे उसी समय सिद्धरमैया जी पर भी एक केस हुआ, पिनरई विजयन जी की बेटी पर केस हुआ। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देते तो हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल, ये सवाल इसलिए भी आतिशी कि मनीष सिसोदिया ने फौरन इस्तीफा दिया, इन्होंने क्यों इंतजार किया? इसलिए सवाल उठते हैं ना। देखिए, जब आपने अपने मंत्री से इस्तीफा करवा दिया, खुद नहीं दिया। देखिए, जब एक मंत्री इस्तीफा देता है, एक मंत्री के पास कुछ विभाग होते हैं, एक दूसरे मंत्री को वो विभाग दिए जाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, इसीलिए तो कहते हैं, जब आतिशी इसीलिए कहते हैं कि शोध, इसीलिए कहते हैं शोध करना चाहिए। नहीं पंकज जी, सुन तो लीजिए, कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार पूरी इस्तीफा देती है, सरकार फिर से बनती है। जो नया मुख्यमंत्री होता है उसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपना कॉन्फिडेंस वोट फिर से दिखाना होता है। तो इसलिए एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा, आप याद करिए, जब हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया था, चंपई सोरेन जी ने तुरंत अपना स्टेक क्लेम किया था गवर्नर के पास। 3 दिन एक मेजॉरिटी सरकार के मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करने में लगा दिए थे वहां के भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर ने। क्यों? आपको नहीं लगता वहां पे भारतीय जनता पार्टी विधायकों की तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही थी, बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी? तो अगर अरविंद केजरीवाल जी तब इस्तीफा देते तो एक के बाद एक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की लड़ी शुरू हो जाती। ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, पिनरई विजयन गिरफ्तार होते, सिद्धरमैया जी गिरफ्तार होते, स्टालिन गिरफ्तार होते। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की सरकारों पे ये हमला जो हो रहा था रोकने के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय इस्तीफा नहीं दिया, और मैं मानती हूं बिल्कुल सही किया। उसके बाद कम से कम वो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारियों की लड़ी रुकी तो सही। नहीं, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो पावर्स है सब छीन लिया। आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पासपोर्ट तो खैर पहले से जमा ही है, तो फिर अब कोई और काम था नहीं, अब तो इसके अलावा कोई चारा था नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन पे कोई ना कोई पाबंदी लगी रही है। अब याद करिए, 2015 में 67 सीट लेके मुख्यमंत्री बने, फरवरी 2015 में।
3 महीने के अंदर अंदर मई 2015 में केंद्र सरकार की एमएचए एक इलीगल नोटिफिकेशन निकालती है और अरविंद केजरीवाल की सारी ताकत छीन लेती है। उसके बाद एक एलजी के बाद दूसरा एलजी के बाद तीसरा एलजी, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अरविंद केजरीवाल के काम रोकने पे, उन पे पाबंदियां लगाने पे। 8 साल हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल लड़ाई लड़ी। हम सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हक में फैसला लेके आए। 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार जेएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई और चुनी हुई सरकार की सारी पावर छीन ली। इस सब के बाद भी, इस 10 साल की पाबंदियों के बाद, इस 10 साल के काम रोकने के प्रयास के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, कोई भी राज्य सरकार पिछले 75 साल में नहीं करके दिखा पाई है। तो अभी तक कोई भी पाबंदियां अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोक नहीं पाई है। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो सारी फाइलें मंत्री साइन करते हैं। उनके पास वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं, और उनको साइन करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं थी, मंत्रियों को आदेश देने पे कोई रोक नहीं थी, विधायकों को आदेश देने पे कोई रोक नहीं थी, फाइलें साइन करने पे भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया। जिसको आप अच्छाई के रूप में पेश कर रहे हैं आतिशी, ये तो स्ट्रेटेजी बताई जाती है अरविंद केजरीवाल जी की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो इस्तीफा है ना, उसको समझने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल द पर्सन को समझना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो एक आईआरएस की नौकरी करते थे, एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। जो इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाता है ना हमारे देश में, अपने 7 पुश्तों लायक पैसा कमा लेता है भ्रष्टाचार करके। आतिशी देखिए, मैं शुरुआत से एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैं नहीं करता, वो विपक्ष करता है। शोध करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल पर। वो मफलर निकल आएगा क्या? इस बार हरियाणा इलेक्शन आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पे शोध करना चाहिए। आफ्टर ऑल इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के अध्यक्ष हैं। 10 साल के अंदर अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी। 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बना दी, 2 राज्यों में उनके विधायक हैं। तो स्वाभाविक लोकसभा में क्या हो जाता है? लोकसभा में क्या हो जाता है? देखिए, लोकसभा में लोग एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के लिए, एक प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए वोट कर रहे होते हैं। तो लोकसभा के जो डायनामिक्स हैं वो बाकी इलेक्शन से, स्टेट इलेक्शन से थोड़े अलग हैं। लेकिन वो भी समय की बात है पंकज जी। अभी अगले लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए, अगले लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत अलग होने वाला है। अच्छा, ये जो पूरा मामला था शराब नीति वाला, आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं डेंट हुआ है? जो दिल्ली के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने अपना इकबाल खोया है? अब 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, या आपको लगता है नहीं, जैसे मजबूती से आप चुनाव लड़े हैं पिछली बार के, उसी मजबूती से वापस आम आदमी पार्टी वापस से सरकार बनाएगी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये बात तो सच है कि ये जो पूरा फर्जी केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगाया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे लगाया गया, वो एक कीचड़ उछालने की कोशिश थी। वो ये जो कीचड़ उछालना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो इतना ही था कि जी अरविंद केजरीवाल भी और नेताओं की तरह ही है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और पार्टियों की तरह ही है। यही इनका पूरा प्रयास रहा इन पूरे फर्जी केसेस से। लेकिन मैं जितना दिल्ली के लोगों में घूमती हूं और मैं जितना दिल्ली के लोगों को जानती हूं, और आप भी दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको भी मौका मिले तो आप दिल्ली के आम लोगों से बात करिए। दिल्ली के आम लोगों को अरविंद केजरीवाल और उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली के आम लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता ना, तो नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव की तरह दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे होते। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी देश की सबसे महंगी बिजली होती। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता तो दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं होते, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं होता, महिलाओं की फ्री बस यात्रा नहीं होती, और देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार नहीं होती। ये सब कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की वजह से। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, जैसा मैंने आपको कहा, आप अरविंद केजरीवाल द पर्सन को अगर समझेंगे ना,
तो आपको समझ में आएगा उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार राजनीति के लिए जिसने अपनी जिंदगी लगा दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने में जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी लगा दी, आप उस इंसान के दिल का दर्द समझिए कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। उनके मन में जब ये सवाल आता है कि कहीं दिल्ली के लोग ये तो नहीं सोचते, देश के लोग ये तो नहीं सोचते कि मैंने एक्चुअली कुछ भ्रष्टाचार किया है, और यही रीजन है। आपको लगता है देश की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ऐसी किसी को भी पकड़ के ले जाती हैं, अंदर कर देती है? ये मुझे नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एजेंसीज को स्वतंत्र होना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा एक दुर्भावना के तहत थी, उनको एक दूसरे केस में बेल मिल गई थी तो वो जेल से बाहर ना आ पाए, इसके तहत थी। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप कहिए कि जी विपक्ष की सारी पार्टियां करप्ट हैं, आम आदमी पार्टी करप्ट है, भारतीय जनता पार्टी करप्ट है, समाजवादी पार्टी करप्ट है, टीएमसी करप्ट है, भाजपा वाले दूध के धुले हैं। ऐसा कैसे है कि ये सारी एजेंसीज के सारे केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे होते हैं, जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे होती हैं? ऐसा कैसे है कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज ब्रिज पुल गिर जाते हैं, एक एक साल पुराने पुल गिर जाते हैं, वहां पे कोई जांच नहीं होती, वहां पे सीबीआई ईडी का केस नहीं होता? गुजरात में मोरबी का पुल गिर जाता है, एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला जो दीवार की घड़ियां बनाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे सीबीआई की जांच नहीं होती है। तो ये तो सवाल उठेगा ही ना कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र। एक्चुअली ये सवाल भी नहीं उठता, किसी को नहीं लगता वो स्वतंत्र है, सबको पता है वो भारतीय जनता पार्टी के राइट हैंड है। ठीक है आतिशी, मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। एक तो देखिए, आप मुझे कह रही हैं कि आपको समझने के लिए वाकई शोध करना होगा। अन्ना हजारे नहीं समझ पाए उनको। जैसे ही कल जब वो बाहर आए तो अन्ना हजारे ने कहा कि भाई मैं तो कहता था कि उसको समाज सेवा करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, वो ही नहीं समझ पाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स का रास्ता आसान नहीं है। पॉलिटिक्स का रास्ता बहुत मुश्किल है, और साफ सुथरे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप पे रोज रोज कीचड़ उछाला जाता है, जब आप पे रोज रोज नए आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, हम लोग राजनीति में पैसे कमाने नहीं आए थे। जो आज लोग आम आदमी पार्टी में हैं, हम लोग अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल लोग थे। अरविंद केजरीवाल जी एक आईआरएस ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया जी एक जर्नलिस्ट थे, राघव चड्ढा जी एक सक्सेसफुल सीए थे, मैं विदेश में नौकरी करती थी, हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी पैसा कमाने की। हम राजनीति में आए देश को बदलने के लिए। हम लोगों ने सैक्रिफाइस करी, बहुत अपनी जॉब्स की सैक्रिफाइस करी, हमने परिवारों ने बहुत सैक्रिफाइस करी, मुश्किल परिस्थितियों से हम गुजरे। जब उसके बाद आप पर कीचड़ उछाला जाता है, वो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी झेलना। लेकिन उस सब के बावजूद आज आप देखिए क्यों दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। अगर अरविंद केजरीवाल से समाज सेवा कर रहे होते तो सरकारी स्कूल इतने ठीक है आतिशी, तो अगर ऐसा है तो लोग आप पर विश्वास अगर जताएंगे तो 6 महीने बाद जब इलेक्शंस होंगे तो फिर से आपकी सरकार बनेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं, ऐसा हम भरोसा करते हैं। ये बता दीजिए मुझे आखिर में कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? हंसिए मत, बता दीजिए। देखिए, कल हमारी विधायक दल की बैठक है, तो फैसला वहां पर होगा। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज आप संभाल रही हैं। देखिए, फैसला तो विधायक दल करेगा। दूसरा, मैं एक बात आपको जरूर बता सकती हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, उसका मुख्यमंत्री कल कोई भी बने, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती आई है, काम करती रहेगी। हम कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच आतिशी, आप चौपाल न्यूज 18 इंडिया के हमारे मंच पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली। और मैं निवेदन करूंगी न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और हमारी खास मेहमान को धन्यवाद दें।